आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड देयर की कॉन्सेप्ट एंड बुक, जो कि बहुत क्रूशियल पार्ट है और जो कि मेजरली स्टूडेंट जो है गलत करते हैं एग्जाम में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से, बिकॉज यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है उसकी हवा नहीं लगती आप लोगों को। सॉरी गाइस। हाँ जी, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसमें थिंकर ना है, कोई नहीं होगी ऐसी यूनिट। आईएफपी में थोड़े से कम आते हैं। हाँ जी। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंकर की कॉन्सेप्ट एज वेल एज बुक। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उनकी किताबों के नाम। ग्रैनविल ऑस्टिन को आप लोग जानते हैं, ही इज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट, इन्होंने क्या बोला कि भारत का संविधान क्या है, सबसे प्रथम, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज है। ओके, सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस विचारक ने भारतीय संविधान को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज माना है भारत का। सो करेक्ट आंसर वुड बी बेसिकली, इसमें ग्रैनुअल ऑस्टिन का नाम रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बॉटल चमक रही है मतलब, बॉटल कहां से आ गई इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से पढ़ते जाइए। सबसे पहले ग्रैनुअल ऑस्टिन, ये उनके इंपॉर्टेंट अमेरिकन हिस्टोरियन है और जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। दो किताबें हैं उनकी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन एंड वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ओके, ये दो नाम याद रखिएगा। अरे ये नया सवाल कहाँ से आ गया? प्रोफेसर बनने के लिए एमएससी करना होगा। अरे वो अपने डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। पीएचडी इज डिपेंड करता है कि आपके वहां पे नोटिफिकेशन क्या चल रहा है। पीएचडी इज नॉट कंपल्सरी राइट नाउ। चलिए फोकस ऑन द टॉपिक। ओके, मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूँ प्रवीण जी, अभी रैंडम क्वेश्चन नहीं बीच में। ओके, चलिए। सो इसके बाद ग्रैनुअल ऑस्टिन के बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएटिंग फ्रेमवर्क, मध्यस्थ ढांचे की अवधारणा किसने दी? एक सवाल है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन बता पाता है। बोरिस जॉन्स, मायरन वीनर, अतुल खोली या फिर पॉल ब्रास? डोमिनेंट और वन वन पार्टी बोला, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। ओके, ओलिगार्की बोला था स्पेशली उन्होंने। एक और बात बोली है वैसे कि देयर इज अ ओलिगार्की ऑफ द थ्री लीडर। ओके, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बेसिकली नेहरू, पटेल एज वेल एज क्या नाम है उनका, एक और जो मेन लीडर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बोला है, ठीक है, हाँ। चलिए, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग गलत बता रहे हैं। द आंसर वुड बी, आप लोग गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, मायरन वीनर। ओके, मीडिएटिंग फ्रेमवर्क जो वर्ड है, इट वाज बेसिकली गिवन बाय मायरन वीनर। ए नहीं है बाबा, ए नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, मॉरिस जॉन्स। ओके, मॉरिस जॉन्स बेसिकली ही इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ही व्यूड द interaction of government and movement, okay, within a mediating framework. Okay, so he viewed the Indian politics as an interaction. Okay, उन्होंने बोला कि भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है कि सरकार और आंदोलन, एक तरफ आंदोलन चल रहे हैं, एक तरफ सरकार है, इन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो है भारतीय राजनीति। ओके, सो मीडिएटिंग फ्रेमवर्क उन्होंने बताया कि एक प्रकार से एक मध्यस्थ ढांचा जो है भारतीय राजनीति में चलता है। सो दिस वर्ड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, ऐसा ही सवाल आ सकता है। चलिए, बहुत कम लोगों ने आंसर वैसे दिया। हाँ जी, सो मॉरिस जॉन्स ने ये वर्ड यूज किया है एंड जैसे कि गवर्नमेंट एज अंडरस्टूड बाय हिम मींस द एंटायर पर्सनल एंड मैकेनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मूवमेंट implies movements comes in the mean of political forces. Okay, तो एक तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, ग्रुप्स है, जिनके आइडियाज है, जिनके उद्देश्य है, वो जो विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग आइडियोलॉजी एंड गवर्नमेंट मीन्स द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल से बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है, ये बेसिकली मॉरिस जॉन्स ने कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। Mediating framework connotes the institutional restraint imposed on both government and movement by the constitution. Okay, और संविधान जो है इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के चलता है, बिकॉज अलग अलग प्रकार की विचारधारा है, परंतु संविधान को भी बना के रखना है, ठीक है। तो संविधानिक पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखना और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है और वेल एज जो लोगों की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए, सो ये मॉरिस जॉन्स का पर्सपेक्टिव है, याद रखिएगा। और शब्द याद क्या कि
मीडिएटिंग फ्रेमवर्क, मध्यस्थ ढांचा, मध्यस्थता ढांचा जो शब्द है वो मॉरिस जॉन्स ने उपयोग किया है। और हाँ जी, इसके बाद उनकी किताबें हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पार्लियामेंट इन इंडिया। ओके, ये दो किताबों के नाम है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। मॉरिस जॉन्स ने दिया है पीपीटी रॉन्ग, मतलब मॉरिस जॉन्स से तो लिखा, और क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं सॉरी सच, हाँ हाँ, नहीं सॉरी 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 सच, हाँ हाँ, नहीं, अरे यस यस, सॉरी गाइस यार, यहाँ पे सॉरी, बी नहीं आंसर, मायरन वीनर नहीं, ए ही आंसर था, सॉरी माय मिस्टेक यार, सॉरी। यस, मीडिएटिंग फ्रेमवर्क मॉरिस जॉन्स का आइडिया, मैंने गलती से बी लगा दिया। यस, मायरन वीनर नहीं, मॉरिस जॉन्स है, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। यस, द करेक्ट आंसर वुड बी ए। यस, यू गाइस वर राइट, आप सभी, आप लोग सही थे। मॉरिस जॉन्स का स्टेटमेंट है, मैंने पता नहीं कहां से बी, मेरा कहां ध्यान था। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, कि मेरे फ्लैट के दो जो दोस्त है मेरे, वो दे आर गोइंग फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो मेरा थोड़ा ध्यान वहां पे था। सो वो आज बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वहां निकल रहे थे, तो मेरा थोड़ा ध्यान वहां था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी फॉर दैट। द करेक्ट आंसर वुड बी ए, डेफिनेटली आप लोग सही बोल रहे हैं, मॉरिस जॉन्स इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, दैट वाज माय मिस्टेक। ध्यान हटता है तो यहाँ वहां चीजें हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग भी सीख लीजिएगा इससे कि एग्जाम के टाइम ना पूरा ध्यान एक जगह होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, सो यस, मॉरिस जॉन्स जो है उन्होंने मीडिएटिंग फ्रेमवर्क का आइडिया दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नाउ मायरन वीनर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है फेमस मॉरिस जॉन्स का, कोई मुझे याद दिला सकता है, एक और फेमस आइडिया जो मैंने आपको बताया है मॉरिस जॉन्स का, एक फेमस आइडिया मॉरिस जॉन्स का जिनमें उन्होंने गांधी और विनोबा भावे के लिए बात की है, ठीक है। नहीं, कल वो शायद तो क्रिस्टोफर जेफेलॉट ने कहा था बस। ओके, एक वर्ड यूज किया है मॉरिस जॉन्स ने जिसको हम बोलते हैं सेंटली इडियम्स। ओके, क्या नाम है? सेंटली इडियम्स या फिर आइडियल्स। ओके फाइन, सो सेंटली, यस, सेंटली इडियम्स, थ्री आइडियल्स इन द वर्ड, यस। ओके, सो मॉरिस जॉन्स ने क्या कहा कि भारतीय राजनीति में कुछ संत किस्म के व्यक्ति थे, जैसे कि गांधी का नाम उन्होंने लिया, ठीक है, जो कि भारतीय राजनीति को चलाने का काम किया। विनोबा भावे, सो उन्होंने बोला कि भारतीय राजनीति में सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, देयर आर सम पीपल विद सेंटली पर्सपेक्टिव। ओके, संत प्रकार की नीतियां हैं जो सेंटली बेसिकली, ये पर्सपेक्टिव जो है मॉरिस जॉन्स ने दिया। तो ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है फाइन। नेक्स्ट आते हैं आपके मायरन वीनर। ही इज फेमस फॉर द फर्स्ट टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया। भारत में सबसे पहले राज्य की नीतियों के, भारत राजनीति का जो सबसे पहले अध्ययन है, भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन जो है प्रारंभ मायरन वीनर ने किया। और सबसे पहले उनकी किताब आती है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया 1957 में, जब भारत में एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेजरली हुआ करती थी, जब भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी का बोलबाला था, उस वक्त में मायरन वीनर ने भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन कर लिया। ओके, हाँ जी, फाइन। उसके बाद अमेरिकी पॉलिटिकल थिंकर थे, एंड उसके बाद ही स्पेशली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। इन लॉन्ग रन इट इज ट्रू दैट अनलेस देयर इज इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये दिया यहाँ पे कि भारत में अगर हम जल्दी, भारत ने आर्थिक स्थिरता अचीव नहीं की इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर इंडिया में, अगर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। ओके, सो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस बुक। ओके, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नॉट वेरी फेमस। सन ऑफ द सॉइल इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे वैसे बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट कौन सी है? दिस फर्स्ट वन, this second one, this third one, son of the soil theory, इंडियन पैराडॉक्स, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, ठीक है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी, इंडियन पैराडॉक्स, एंड देन चाइल्ड एंड स्टेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बस ये तीन चार भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दीज फोर बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, हाँ जी, बुक नेम थोड़ा सेम है, तो उसके लिए देखिए उसका सिंपल समाधान क्या है सोनिका, कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट मेक सम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितना ज्यादा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाएंगे आप बार बार, और उसको प्रैक्टिस करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तभी याद होगा। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दीज आर सम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपको डेफिनेटली एग्जाम में उसको याद करने का तरीका बस एक ही है आपके पास, कि आप जितना ज्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
हाँ, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, फाइन। जी हाँ, इंडियन पैराडॉक्स, हाँ, एडिटेड बाय आशुतोष वासने, ओके, यस एग्जैक्टली, ओके, रिटन बाय मायरन वीनर बट एडिटेड बाय बेसिकली क्या नाम है आपका, आशुतोष वासने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए, वंडरफुल, वेरी गुड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट वन विल बी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ओके। ये पति पत्नी जो है, इन्होंने भाई भारत की बहुत अध्ययन किया है, दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड बाय द इंडियन पीपल आल्सो, सॉरी इंडियन पॉलिटिशियन आल्सो। चलिए, प्रियांशु फोकस ऑन द क्लासरूम, वो लाइक एक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लास में फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, टाइम नहीं मिलता, फिर अब भाई टाइम नहीं मिलता मीना मीशा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर प्रिपरेशन क्यों ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर काय के लिए टाइम होगा, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन जिस चीज सक्सेस हो सकती है, तो फिर अगर वो टाइम नहीं मिलेगा तो फिर तो काम ही नहीं चलता ना। फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ दीजिए, जिसके लिए टाइम, जिसके पास टाइम नहीं है रिवीजन करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उनका सिलेक्शन के भी चांसेस खत्म हो रहेंगे, ठीक है। फिर या तो आप क्या कीजिएगा, पेज को जो मैं देता हूँ उसको प्रिंट आउट निकलवाइएगा, पानी में घोलिएगा, पी लीजिएगा, शायद तक याद रहे, ठीक है। तो या तो ये एक तरीका ये है याद करने का, जो कि साइंटिफिकली रॉन्ग है, फाइन। और यस, पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है, तो फाइन फाइन। चलिए, सो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ इज फेमस फॉर वंडरफुल आइडियाज लाइक मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। तो इस मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में उन्होंने आइडिया दिया कि इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट वी आर सीइंग, कि द रीजनल आइडेंटिटीज, ओके, द रीजनल थिंग्स, और लेट्स से वी कैन से द डिफरेंट रीजनल एस्पेक्ट, द कास्ट एस्पेक्ट, ओके। जैसे उन्होंने स्पेशली फोकस किया कि जो जाति है भारत में, कास्ट, या फिर आप बोल सकते हैं रीजन, दे आर बिकमिंग मॉडर्न, ओके। सो इनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नाउ दे आर कमिंग बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एज वेल एज पॉलिटिकल डिस्कशन एंड एवरीथिंग, ओके। तो भारत में जो राजनीतिक चर्चा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो सब जो है, भारत का जो राजनीतिक विकास हो रहा है, वो एक मॉडर्नाइजेशन परस्पेक्टिव से हो रहा है, जहां पे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं दे आर बिकमिंग मॉडर्न नाउ, ओके, दे आर बिकमिंग द पॉलिटिसाइज, ओके। तो उनका राजनीतिकरण हो रहा है, ठीक है। दे wrote about how caste and democracy interacts, okay, जाति और राजनीति कैसे मिलती है, along with that they gave the idea of bullock capitalism, बुलक कैपिटलिज्म का विचार भी दिया, जहां पे उन्होंने समझाया कैसे भारत में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, दैट इज द फार्मिंग, ओके, द फार्मर्स आर बिकमिंग द लाइक ए कैपिटलिस्ट, ओके। जो बेसिकली हरियाणा, पंजाब, और आपके बोल सकते हैं आप वेस्टर्न यूपी, यहाँ के जो किसान है एक प्रकार के पूंजीपति हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंप्रेशन को दिखाने के लिए उन्होंने बैल पूंजीवाद शब्द का उपयोग किया, कि कैसे खेती से पूंजीवाद उभर के आ गया भारत में, बिकॉज यूजुअली कैपिटलिज्म इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पूंजीवाद कहां पे, औद्योगिकरण, औद्योगिक समाज में आता है, जहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, ठीक है। बट रुडोल्फ ने ये बोला, स्पेशली जो उनकी सुजन रुडोल्फ है, ठीक है, उनका स्टेटमेंट है कि बुलक कैपिटलिज्म, उन्होंने वर्ड उपयोग किया कि भारत में आर्थिक व्यवस्था को अगर देखा जाए, तो भारत में हरित क्रांति के बाद एक नई किस्म के पूंजीपति पैदा हुए, जिनको हम इंडस्ट्री बुलक कैपिटलिस्ट उन्होंने कहा बेसिकली। चलिए, कोई बात नहीं। यस, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टेट, वेरी गुड प्रज्ञा, यस। सो प्रज्ञा, सॉरी, यस। सो रुडोल्फ ने एक और बोला है कि भारत जो है एक वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट है। सो कुछ स्तर पर भारत में कुछ कमियां हैं और कुछ स्ट्रांगनेस भी है, ठीक है। सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, ऑन द लीगल एस्पेक्ट वी आर स्ट्रांग, बट ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट एंड द सोशल एस्पेक्ट वी आर वीक, ओके। सो कुछ हद तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर भी है, कुछ हद तक स्ट्रांग भी है, ठीक है। उन्होंने दे बेसिकली क्लासिफाइड द स्टेट एज अ वीक एंड अगेन स्ट्रांग स्टेट, वीक स्टेट, एंड वीक एंड स्ट्रांग एंड वीक, ओके। सो अलग अलग प्रकार की बातें बेसिकली बताई है, ठीक है, फाइन। यस, एग्जैक्टली। अच्छा जी, ओके, तो बस नाइस। हाँ जी, तपस आप भी ऐसी किसी अच्छी विचारक को ढूंढ लीजिएगा, आपका भी जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों थिंकर मिलके किताबें लिखिएगा, ठीक है, दोनों पॉलिटिकल थिंकर आराम से बैठ के किताबें लिखिएगा, अच्छी बात है, ठीक है, फाइन। ओके, नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज थिंकर्स आर देयर बुक्स, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, देन अगेन आई वुड बी सेइंग दीज टू बुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। अगर इन दो को भी नाम याद रखते हैं तो इनफ होगा, ठीक है। नीचे वाले दो को आप इग्नोर कर सकते हैं, ओके फाइन, नीचे वाले दो को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट ऊपर वाले दो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यस, एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन के उन्होंने तीन वर्ड बोले, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज डिफरेंशियल, ओके। ये तीन क्लासिफिकेशन किया गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट ठीक है, पॉलिटिकल वर्टिफिकेशन किया है। चलिए कोई बात नहीं मीसा जी, जितना प्रयास कीजिए, जितना वक्त मिल सकता है उतना प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट वक्त निकालना पड़ेगा, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने जॉब को थोड़ा साइडलाइन करके, अगर आप एग्जाम सीरियस है तो फाइन। चलिए, सो रुडोल्फ हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर अतुल खोली। अब इसके बाद आते हैं अतुल खोली, जिन्होंने एक किताब लिखी पॉवर्टी अमंग्स प्लेंटी इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी अमिट्स प्लेंटी इन इंडिया, गरीबी अमिट्स, बेसिकली पॉवर्टी अमिट्स प्लेंटी, मतलब जहां पे कुछ लोग हैं बहुत संसाधन है, कुछ के बहुत गरीबी है, ठीक है। सो वहां पे उन्होंने डायमेंशन रिप्रेजेंट किया। अगेन ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द थ्री टाइप ऑफ सब नेशनल स्टेट इन इंडिया। भारत में तीन प्रकार के सब नेशनल स्टेट रिप्रेजेंट किए हैं, भारत में तीन प्रकार के उपराज्य राष्ट्रीय प्रयोग जो है वो बात करते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सी बात जो है कि कौन से प्रकार के उपराज्य व्यवस्था के बारे में बात अतुल खोले ने की थी, ओके। विच काइंड ऑफ सब नेशनल स्टेट्स दैट अतुल खोले टॉक्ड अबाउट, ओके। तो नियो पैट्रिमोनियलिज्म, डेवलपमेंटल स्टेट एज वेल एज सोशल डेमोक्रेटिक, ओके। तो उन्होंने बोला कि तीन प्रकार के, ठीक है, अतुल खोले का क्या कहना था कि तीन प्रकार के सब स्टेट नेशनलिज्म हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एक तो होगा नियो पैट्रिमोनियलिज्म, मतलब जैसे कि अगर आप यूपी में देखें तो एक प्रकार से नए राज्य तो बन गए, परंतु अभी भी वहां पे जो एक नया वर्जन से, ओके। तो इट मींस कि डोमिनेंस इज ऑलवेज देयर, स्टेट इज वर्किंग एज अ पेरेंट, ओके। राज्य जो है अक्सर एक पितृ सत्तात्मकता के साथ, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वहां पे राज्य का जो पर्सपेक्टिव है वो पैट्रिमोनियल नेचर है, मतलब कि ये माना जाता है कि राज्य जो बताएगा वही जनता के लिए सही है, ठीक है। तो जैसे यूपी जैसे स्टेट्स में आपको न्यू पैट्रिमोनियल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जहां पे स्टेट बिहेव, अगेन ऑल्दो दे हैव टेकन अ न्यू पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड है, बट स्टिल इट इज शोन दैट कि स्टेट इज the organization which is going to tell people what is right and what is wrong, okay। तो पैट्रिमोनियल पर्सपेक्टिव वहां पे। सो पैत्र इसलिए आप बोल सकते हैं पैतृकवाद जो है राज्य की तरफ से देखने को मिलता है। एक तरफ आप कुछ जगह देखेंगे जैसे कि केरला वगैरह में जाए आप, ठीक है, तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है, सॉरी केरला नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु, माय मिस्टेक, तमिलनाडु, ओके, या फिर गुजरात, ओके। सो देयर विल यू विल सी अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव इन द स्टेट, ओके। राज्य जो है विकास के लिए बस काम कर रहा है, ओके। और तीसरी तरफ अगर आप केरला वगैरह में जाएंगे, केरला जैसे राज्यों में जाएंगे, तो वहां पे सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव देखेगा, ओके, सामाजिक लोकतंत्रवाद। तो उन्होंने बताया कि भारत के अगर राज्यों को भी अगर देखें हम, सो वी आर सीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब नेशनल स्टेट्स, ओके। तो भारत में अलग अलग वर्ग के अलग अलग प्रकार के राज्य और वहां पे राजनीतियां अलग अलग दिख रही है आपको, ठीक है। यस यस एग्जैक्टली, ओके। हाँ जी, एमपी में भी लग सकता है और भी बहुत जगह लग सकता है, बिकॉज जहां पे भी स्पेशली आप नियो पैट्रियलिज्म में आपको राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, ठीक है, जहां पे एजुकेशन कम है, सीधी बात है, जहां पे एजुकेशन का लेवल कम है, बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी, ऑल दीज स्टेट्स, दे विल बी कॉल्ड नियो पैट्रिमोनियलिज्म, ओके। देयर द गवर्नमेंट इज द गिवर एंड पीपल आर जस्ट गेटिंग द बेनिफिट्स, ओके, दैट्स ऑल, ओके। अब जो मिल रहा है उसमें काम चला रहे हैं लोग, बट विकासवाद में लोग, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है कुछ राज्यों में, और सोशल डेमोक्रेसी में पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो देयर, ओके फाइन। सोशल डेमोक्रेटिक मीन्स मतलब यहां पे लोकतांत्रिक सुधार से चलते सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है, फन एंड जॉय, डेमोक्रेसी इज यूज फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो बेसिकली सामाजिक जो उच्च नीच है, इनइक्वालिटीज है, उसको सुधार में के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है, मतलब सामाजिक दूरियों को, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को इंप्रूव करना, मेल और फीमेल के डिफरेंस को दूर करना, ठीक है, या फिर क्लास बेस्ड डिफरेंसेस जो है, ठीक है, अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको खत्म करना, इस सब के लिए लोकतंत्र काम करता है, ठीक है। यस, कम्युनिज्म इज ऑल्सो यस। हाँ जी, यूपी एजुकेशन में कम है, इसलिए थोड़ा सा भी, स्टिल जो एजुकेशन लेवल है और परफॉर्मेंस लेवल है बहुत अभी ठीक है, स्टिल यूपी इज लेट्स से इंप्रूविंग विद द टाइम, ओके। वक्त के साथ सुधर रहा है, बट और वक्त लगेगा, उसके बाद और बेटर स्टेट बन जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली फाइन। सो इसके अलावा अतुल खोली इज फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड यू कर्व, इन्वर्टेड यू कर्व। सो स्पेशली ही टॉक्ड अबाउट द मूवमेंट इन इंडिया, ओके। अतुल खोली ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि भारत में जो आंदोलन स्टार्ट होते हैं, स्पेशली एथनिक मूवमेंट या फिर रीजनल मूवमेंट इन इंडिया,
अगर आप भारत के क्षेत्रीय आंदोलन मतलब कोई भी आंदोलन वैसे सब पे अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, वैसे इफ यू विल अप्लाई दिस प्रिंसिपल इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, तो उन्होंने क्या बोला इन्वर्टेड यू कर्व में कि उल्टा यू बनता है, पहले एक आंदोलन स्टार्ट होगा फिर अपने पीक पे पहुंचेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पहले आंदोलन स्टार्ट होता है फिर अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट जब कम हो जाएगा सो ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट स्टार्ट्स, फॉर एग्जांपल वी हैव सीन अ फार्मर मूवमेंट रिसेंटली, एक किसान आंदोलन देखा ना कि पहले बड़ा 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 इतना हाईलाइट में है कि सबने देखा। ओके, वो अपने चरम पे पहुंचा फिर उसके बाद अब डाउनफॉल पे है, वो डाउनफॉल हो गया। ठीक है, सो अतुल खोली वाज बेसिकली सेइंग कि द मूवमेंट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन द इन्वर्टेड यू कर्व इन इंडिया। ओके, ब्रेक, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ब्रेक वाला टाइम नहीं है, जिसको जाना है जा सकते हैं, बिकॉज ये जो थिंकर्स हैं इनको खत्म करने के बाद ही ब्रेक दूंगा मैं। ठीक है, ब्रेक होगा बट अभी कम से कम 10 से 15 मिनट रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद किताबों की अगर हम बात करेंगे अतुल खोली में, तो अतुल खोली की महत्वपूर्ण किताबें क्या है? डेमोक्रेसी डिसकंटेंट, देन पॉवर्टी अमंग्स प्लेंटी, उसके बाद हाँ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसके अलावा नहीं, मेरे हिसाब से ये 3 किताबें। ओके, दीज 3 बुक्स विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अतुल खोली। ओके, अतुल खोली से ये चीजें जो है ये किताबें आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉल ब्रास, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आपके पॉल ब्रास। पॉल ब्रास को तो आप लोग बड़े प्यार से जानते हैं, आपके बहुत आपके दिल की बात कहने वाले लीडर हैं ये। ठीक है, दिल की बात कहने वाले विचारक है। सो उन्होंने क्या बोला कि भारत में राजनीति नहीं, भारत में रियॉट होता है, भारत में दंगे होते नहीं करवाए जाते। ओके, सो रियॉट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओके, अ कंप्लीट रियॉट मशीनरी एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट इन इंडिया इज नेवर फ्री फ्रॉम द कम्युनल वायलेंस। ओके, तो पॉल ब्रास ने स्टडी की स्पेशली नदर्न स्टेट्स की, तो नॉर्थ इंडिया की स्टडी के बाद, यूपी बिहार इन सब की स्टडी के बाद पॉल ब्रास आके कहते हैं कि भारत में एक पूरी दंगा मशीनरी मौजूद है, भारत में पर्यावरण कभी भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं। इट मींस देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मशीनरी व्हिच इज वर्किंग फॉर द व्हाट वी कैन से रियॉट इन इंडिया। ओके, देयर आर स्टेजेस ऑफ रियॉट इन इंडिया। ओके, प्रिपरेशन स्टेज, ओके, देन प्रेसिपिटेशन स्टेज, देन ब्लेम गेम। ठीक है, सो ये 3 चरण उन्होंने बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है? तैयारी की जाती है रियॉट की, फिर उसके बाद दंगा किया जाता है और उसके बाद फिर सबसे आखिरी में होता है ब्लेम गेम। ठीक है, सो पॉल ब्रास जो है भारत में दंगों को समझाते हैं कि दंगों की राजनीति है। ठीक है, तो जब जब चुनाव आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को रियॉट याद आता है कि चलो कहीं दंगा करवाते हैं, वोट मिलेंगे। ठीक है, फाइन, यस, 3 स्टेप्स, 3 प्रोसेस नहीं, 3 स्टेप्स ऑफ basically riots. Okay, yes, that was the idea. So yes, Paul Brass is famous for the study of, and again he was also famous for the study of basically the problems of basically let's say integrity of India. Okay, भारत की बोल सकते हैं अखंडता पर जो समस्याएं उन पर भी उन्होंने बात की है, जैसे कि जो आपका रीजनल पॉलिटिक्स है इंडिया में। ठीक है, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया इज कंसर्न विद द वे टू पावरफुल सिंबल्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, दैट इज लैंग्वेज एंड रिलीजन, हैज बीन मैनिपुलेटेड बाय द पॉलिटिकल एलिट्स टू प्रमोट कम्युनल एज वेल एज नेशनल मूवमेंट। ओके, तो इस किताब में पॉल ब्रास क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, ही वाज सिंपली ट्राइंग टू से कि लैंग्वेज एंड रिलीजन वाज यूज्ड बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एलिट्स टू गेन द पॉलिटिकल सपोर्ट। ओके, तो वहां पे भारत में राजनीति के लिए जो राजनीतिक दल है या फिर राजनीतिक जो अभिजात है, जो बड़े बड़े नेता है, वो अक्सर धर्म का वास्ता देकर या फिर भाषा का वास्ता देकर लोगों के बीच में दंगे भड़काते हैं और लोगों को खराब करते हैं। प्रिपरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवैल्यूएशन, वेरी गुड कनागी, वंडरफुल, यस यस। अच्छा जी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी आ गई, उसको तो बैन कर दिया गया ना। हाँ जी, दंगा थोड़ा सा कम हो रहा है, ये बोल सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। शशांक, आपने बिल्कुल बात सही की। वक्त के साथ लोग समझदार हो रहे हैं, सीधी बात है, लोग समझदार हो रहे हैं और धीरे धीरे वो जो दंगे की अवस्था है वो कम बन रही है, तो अच्छी बात है, वक्त के साथ और कम होना चाहिए। बट पॉल ब्रास की जो स्टडी है वो थोड़ी सी पुरानी स्टडीज है, अभी जो रिसेंट स्टडीज है वो नहीं है, वो थोड़ी सी पुरानी स्टडीज है। फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, देन इसके बाद हाँ प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस। दीज आर 3 बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर देम। ओके, इन 3 किताबों को याद रखिएगा। कास्ट, फैक्शनल पार्टी नहीं, चलिए छोड़ी, दो 3 किताबें याद रखी, ज्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही आप याद रख पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, वंडरफुल। सो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगेन वेरी फेमस, रजनी कोठारी, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सो रजनी कोठारी ने अगेन ही प्रेजेंटेड अ वेरी वंडरफुल पर्सपेक्टिव अबाउट द कास्ट इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो ही बेसिकली सपोर्टेड द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो रजनी कोठारी का क्या कहना है कि जाति का राजनीतिकरण होना अच्छी बात है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी,
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज अ गुड थिंग बिकॉज नाउ द कास्ट इज शेडिंग अवे द ट्रेडिशनल फीचर एंड टेकिंग अवे द मॉडर्न फीचर. ओके, जाति क्या कर रही है, जो अपनी पारंपरिक पहचान है उसको खोते जा रही है और नई पहचान. ओके, बिकॉज पहले जाति क्या थी, वो विभाजन का आधार था. ओके, इट वाज अ सोर्स ऑफ डिवीजन, इट वाज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. पहले ये जाति विभाजन और शोषण का आधार था. ओके, जाति के आधार पर लोगों का शोषण होता था. ओके, दिस दिस कास्ट वाज अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी. इस जाति के आधार पर असमानताएं थी देश में. अब यही जाति जब राजनीति में उतरती है तो अब यहीं से सशक्तिकरण. ओके, सो नाउ दिस कास्ट इज बिकमिंग अ मॉडर्न आइडिया. ओके, नाउ लोग अपनी जाति बड़े गर्व से बताते कि ये मेरी जाति है, और बिकॉज उस जाति से उनको उनकी पहचान मिली. ओके, सो नाउ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज समथिंग व्हिच इज अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी. इट इज अ सोर्स ऑफ रिमूविंग द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडिया. ओके, तो असमानता जो है अब तभी तो है भाई, जिस नए भारत में हम रह रहे हैं वहां पे ये जातिगत भेदभाव जो है सामाजिक स्तर पर चल रहे होंगे, बट फिर भी राजनीतिक स्तर पर वो भेदभाव नहीं है. राजनीतिक स्तर पर हर नेता को, वो भले कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, पार्लियामेंट में बराबर सीट पे बैठाया जाता है. वहां पे कोई भेदभाव नहीं. तो इट मींस कि इन दैट मैनर एटलीस्ट एट द पॉलिटिकल लेवल वो जो इक्वालिटी है दैट इज क्रिएटेड, ऑल्दो इन द सोसाइटी स्टिल अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. सामाजिक स्तर पे बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बट फिर भी रजनी कोठारी ने बोला कि इसी बहाने जाति के आधार पे जो राजनीति है उसके बहाने कम से कम जो पिछड़ा वर्ग था उसको जगह तो मिली. अभी तक तो उसको इग्नोर कर दिया गया था. ठीक है, उसके लिए कोई जगह नहीं थी. ब्राह्मणवादियों ने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी. रजनी कोठारी ने बोला कि कम से कम इसी बहाने, भले वो आपको बुरी लगती हो, तो रजनी कोठारी ने बोला कि जाति की राजनीति देखने में जरूर बुरी लगती है, उसमें और हर राजनीति में बुराइयां होती हैं, बट इसी बहाने कम से कम जो पिछड़ा वर्ग था वो आगे तो आ पाया, उनके पास अवसर तो मिला. कोई, मैं ये बोला कि रजनी कोठारी ने बोला कि ऐसा नहीं कि 100% लोग का विकास हो गया, बट कम से कम कुछ प्रतिशत तो आगे निकल के आए. अब ठीक है, उसमें वो कितने ईमानदार है कितने नहीं है, ठीक है. अब मायावती क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अलग बात है, ठीक है, उस पर अपना अलग डिबेट है. बट एटलीस्ट मायावती जैसी एक महिला जो कि एक निचली जाति से बिलोंग करती है, वो यूपी की इतनी बार सीएम बन गई, मजाक थोड़ी है भाई. जिस राज्य में या फिर जिस देश में पिछड़े वर्ग को आप बगल में बिठाते नहीं थे, आप घर के बाहर बोलते थे कि अपने जो बेसिकली जूते बाहर उतार के आइएगा, घर के अंदर आना अलाउड था, उस व्यक्ति को अगर सीएम की कुर्सी पे बिठाया गया तो इट वाज अ बिग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी, और उसको आपको मानना चाहिए. ठीक है, सो अगर मायावती सीएम बनती है इस देश की, जब बनी वो, तो अपने आप में बहुत बड़ा एट द लेवल वी कैन सी वी हैव इंडियन सोसाइटी हैज इंप्रूव्ड. ओके फाइन. तो उस पर्सपेक्टिव से लगता जरूर है कि हाँ, जाति की राजनीति बुरी है, सब लोग देखने में बुरी लगती है, बट हाँ, एक विचारक के रूप में रजनी कोठारी ने समझाया कि क्या कहना है कि ऐसा नहीं है. जाति की राजनीति से भारत का भलाई हुआ है, स्पेशली एम्पावरमेंट. ओके, नाउ इट इज सो अगेन, सो रजनी कोठारी आल्सो बिलीव इन द बेसिकली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. इसी को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विचारक जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से बिलोंग करता है. ओके, सो रजनी कोठारी, रोडोल्फ दे ऑल बिलोंग टू द रजनी कोठारी. ओके, हाँ जी, एग्जैक्टली प्रज्ञान, दैट्स व्हाट आई वाज बेसिकली सेइंग कि रजनी कोठारी सपोर्टिंग द कास्ट बेस्ड पॉलिटिशियन. ओके, तो उन्होंने बोला कि जाति का जो राजनीतिकरण हुआ वो अच्छा है. इसी बहाने कम से कम जो निम्न वर्ग के लोग थे, दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट. ओके, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है. ठीक है, यस, ओके फाइन. पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया. ठीक है, मॉडर्न, इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. ओके, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. ओके, जो ट्रेडिशंस है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो परंपराएं थी, क्षेत्रवाद जो है, जातिवाद जो है, जो कि एक बीमारियां थी इस देश की, वही जातिवाद क्षेत्रवाद जो है, इट इज इंप्रूविंग द इंडियन डेमोक्रेसी, इट इज इंप्रूविंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेवल. पहले क्या था, राजनीति में कौन आएगा, जो उच्च कुल के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग, राजा रजवाड़े. पहले की अगर आपने राजनीति देखी है ना, तो सिर्फ बड़े बड़े रजवाड़ों के लोग जो है, बड़े बड़े जमींदार, उनकी राजनीति होती थी. अब जो है निम्न वर्ग के लोग भी जो है अपना दम ठोकते हैं कि हमारा भी लोकतंत्र में जगह है, और जब मिलती है उनको जगह तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आपकी इंप्रूव हो रही ना, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अबाउट पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेशन बढ़े, तो पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है. ठीक है, चलिए. हाँ जी, हिंदी बेल्ट स्टेट में ज्यादा कास्ट है. वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कुंदन जी, नीचे भी जाएंगे तो कास्ट बहुत है. ठीक है, साउथ इंडिया में भी कास्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आपको कम मिलेगा बिकॉज वहां पे ट्राइबल पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलता है, बट कास्ट इज समथिंग विच इज वेरी प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्पेशली. ओके, हाँ, आप वेस्ट इंडिया में तरफ जाएंगे तो वहां पे कम मिलेगा, बट फिर भी वहां पे भी थोड़े बहुत स्तर में मिलता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रताप भानु मेहता. इनकी किताबें कुछ फेमस है बिकॉज आज के वक्त के बड़े ही चमकते हुए सितारे हैं. प्रताप भानु मेहता के बारे में आप लोग अच्छे जानते होंगे, तो आज के वक्त के चमकते सितारे हैं ये. तो उनकी कुछ किताबें याद रखिए, एक बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी एंड
रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट। हाँ बस मेरे आप ज्यादा नहीं बताऊँ, 2-3 किताबें भी याद रहेंगी तो बहुत इनफ है, ठीक है। सो आज के वक्त में जो चमकते हुए सितारे के रूप में अगर आपको कोई विचारक दिख रहा है, जो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चमकते हुए सितारे इसलिए बोला जाएगा क्योंकि आज के वक्त में जो आपकी रनिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी विचारधारा से प्रताप भानु मेहता की विचारधारा मिलती है। इट मीन्स की जो प्रताप भानु मेहता के पर्सपेक्टिव में जो ओरिएंटेशन वो रखते हैं, वो विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी के ओरिएंटेशन को सपोर्ट करती है। जैसे कि उन्होंने ही क्रिटिसाइज द एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। ओके, प्रिंसिपल डिस्टेंस का आइडिया उन्होंने रिजेक्ट किया। ओके, ही सेज कि यस, द अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता, द रिलीजियस लीडर्स शुड आल्सो हैव ऑल द राइट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम आल्सो। ओके, तो प्रताप भानु मेहता ने राजीव भार्गव का जो कॉन्सेप्ट था, राजीव भार्गव दे द कॉन्सेप्ट, राजीव भार्गव ने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब धार्मिक नेताओं में और राजनीतिक नेताओं में अंतर होना चाहिए। जो रिलीजियस लीडर शुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लीडरशिप। ओके, जो धार्मिक नेता है वो राजनीति में नहीं उतरे, ये राजीव भार्गव का आइडिया था। बट प्रताप भानु मेहता चैलेंज दिस आइडिया। प्रताप भानु मेहता ने बोला नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन दैट मैनर यस, ही सेड कि प्रिंसिपल डिस्टेंस इज द मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। अब वो तो समाज है ना भाई, शादी जो है सामाजिक आधार है, पॉलिटिकल आधार नहीं है, ठीक है। शादी जो है सामाजिक आधार है, उसके लिए आपको सुधारना पड़ेगा समाज को, ठीक है। समाज हम सब आप मिलकर सुधारेंगे, राजनीति जो है वो तो नेता सुधार देते हैं, ठीक है भाई। अब वो तो उसके लिए आपको परिवार को अपने समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, परिवार को समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भी रोटी बेटी का जो व्यवहार है वो हमारे देश में इतना नहीं चलता। यस एग्जैक्टली। ओके, रोटी का व्यवहार तो फिर भी होने लगा, बेटी का व्यवहार अभी भी नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आशीष नंदी। आशीष नंदी is famous for the inspiration of the idea of pluralism of toleration based on the Indian tradition. So Ashish Nandi, especially he is famous for this particular article essay, Hinduism versus Hindutva. So he basically says कि हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है, एक एंशिएंट इंडिया के कल्चर को दिखाता है। आपका जो शास्त्रीय भारतीय विचार था वहां पे, लाइक विच इज अबाउट डाइवर्सिटी, विच इज अबाउट इंक्लूजन एंड एवरीथिंग। ओके, बट हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया है हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म और हिंदुत्व में, कि हिंदुइज्म क्या है, एक ऐसा विचार है जहां पे, बिकॉज हिंदुइज्म बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है, और उसमें डाइवर्जेंस को हमेशा से अनुमति है, ठीक है। अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो आप भारत के अंदर ही हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं दे सकते हैं, ठीक है। पूरे भारत में अलग अलग कल्चर चलते हैं हिंदू धर्म के अंदर ही, ठीक है, अलग अलग देवताओं को मान रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृति हैं, रामायण और महाभारत तक अलग अलग है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर आप साउथ इंडिया में जाए तो वहां पे अलग रामायण महाभारत पढ़ी जाती है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो अलग। तो हिंदुइज्म इज ऑलवेज ओपन फॉर द डाइवर्सिटी। तो उन्होंने बोला कि टॉलरेशन इज ऑलवेज देयर इन द हिंदू कल्चर, इन द इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा में हमेशा से सहिष्णुता थी, परंतु हिंदुत्व इज नॉट दैट आइडिया। ओके, हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, वो क्या है, एक पॉलिटिकल आइडिया है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो वो अंतर उन्होंने बताया कि सो दिस इज वेरी फेमस। ओके, इसके अलावा इमिटेट एनिमी, लॉस रिकवरी एंड द सेल्फ अंडर कॉलोनिज्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट किताब है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से हाँ, इललेजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड पॉलिटिक्स। वैसे कम चांसेस है बट सबसे फेमस तो यही है उनका, आशीष नंदी का, ठीक है। हाँ, रिलीजन हैज टू एस्पेक्ट। ओके, डेफिनेटली स्पिरिट एंड आइडियोलॉजी। वेरी गुड रोशनी, वंडरफुल। हाँ जी, पेरियार ने भी ना, ट्रू स्टोरी ऑफ रामायण, बिल्कुल सही बात। यस एग्जैक्टली। ओके फाइन। सो ये आशीष नंदी के बारे में बस कुछ किताबों के नाम और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो। उसके बाद योगेंद्र यादव आते हैं। उनकी कुछ किताबें जैसे स्टेट एंड डेमोक्रेसी, स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड डेमोक्रेसी इन द मल्टीनेशनल सोसाइटी, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट किताबें योगेंद्र यादव की। अभी भी ही इज अ लीडर ऑफ स्वराज अभियान एंड राइट नाउ ही इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ऑफ बेसिकली लाइक राहुल गांधी। सो लाइक ही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, किसान सॉरी जय किसान आंदोलन के भी नेता रहे। सो लाइक अगेन वेरी नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बट यस एग्जाम में एटलीस्ट किताबों के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इसके बाद आते हैं भीखू पारेख। सो भीखू पारेख के कुछ किताबें अगर मैं बताऊंगा, बिकॉज भीखू पारेख वॉज मेजरली ए गांधीयन थिंकर। ओके, सो उनको फेमसली जाना, वैसे बहुत सारी किताबें उनकी, बट ही वॉज ए गांधीयन थिंकर, गांधीवादी विचारक हैं भीखू पारेख। और उनकी जो फेमस किताबें हैं मेरे हिसाब से आप जो याद रखेंगे, गांधीयन पॉलिटिकल फिलोसफी
एंड रीथिंकिंग मल्टीकल्चरम, तो ये तो आपको पता है, वैसे हम किसमें भी पढ़ते हैं, स्पेशली इन द यूनिट नंबर 4 ऑल्सो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी हमने किताब जानी है। बाकी कलर कल्चर कॉन्शियसनेस भी आ सकती है, मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद रखिएगा। देन मार्क्स थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी छोड़िए, ठीक है। सो ये किताबें जो है स्पेशली फ्रॉम द यूनिट नंबर 8 परस्पेक्टिव, ओके, यूनिट नंबर 8 परस्पेक्टिव से ये कलर कल्चर कॉन्शियसनेस एज वेल एज गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी, ये किताबें आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, यस, ट्रू रामायण, उसका नाम पूरा है ट्रू, द ट्रू रामायण, डेफिनेटली, ओके। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, ओके। नेक्स्ट आता है हाँ जी, नेक्स्ट है पार्थ चटर्जी, ओके। ये पार्थ चटर्जी वो वेस्ट बंगाल वाले पार्थ चटर्जी नहीं है जो अभी पकड़े गए हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मेरे पास क्या हुआ, पिछले बार की बात है, जब पिछले बार की एग्जाम से पहले, तो वेस्ट बंगाल में मिनिस्टर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर है जो कि बेसिकली टीएमसी में थे, तृणमूल कांग्रेस में, ठीक है। तो उनको गिरफ्तार किया गया। मेरे पास कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर क्या वो यही पार्थ चटर्जी है, तो नहीं, वो अलग है, वो अलग मिनिस्टर है जिन्होंने चोरी की जो भी किया, तो उनको पकड़ा गया सरकार के द्वारा। बाकी पार्थ चटर्जी वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर, ओके। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात कर रहे हैं, ये अलग पार्थ चटर्जी है, वो अलग पार्थ चटर्जी है, ठीक है। सो उनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आया कि सर क्या ये वही पार्थ चटर्जी है जो हम जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इतने अच्छे विचारक होने के बाद ऐसे काम किए उन्होंने। मैंने कहा नहीं भाई, वो नहीं है, वो टीएमसी के नेता थे जिन्होंने काफी सारा पैसा दबाया था, फाइन, तो दैट वाज है, हाँ, वो अलग मिनिस्टर थे। और ये पार्थ चटर्जी जो है, ही इज अ पॉलिटिकल थिंकर, ओके। एंड ही इज फेमस फॉर फ्यू इंपॉर्टेंट बुक्स, स्पेशली नेशनलिस्ट थॉट एज वेल एज कॉलोनियल वर्ल्ड। एंड अगेन इनका जो आइडिया बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब ही इज वन ऑफ द थिंकर। इट मीन्स कि अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, इट मीन्स इफ यू इवन बेसिकली रीड अ पर्टिकुलर ऐसे, मुझे अच्छे से याद है जब मैं एमए में था, मेरे एक टीचर ने मुझे बोला कि ये पार्थ चटर्जी की रीडिंग पढ़ के आओ। भाई पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या कहना चाह रहा है बंदा, मतलब जो ब्रिटिश फिलोसफर लिखते हैं, जो अमेरिकन फिलोसफर लिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऊपर करके उस व्यक्ति ने लिख रखा था। मतलब बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ा था, मतलब एवरी लाइन हैज 2 और 3 डिफरेंट मीनिंग्स, ओके। सो पार्थ चटर्जी इज दैट लेवल ऑफ थिंकर, ओके। बहुत खतरनाक आर्टिकल था वो, मुझे तो अच्छे से याद है, वो सेकुलरिज्म पे कुछ आइडिया था, हाँ, यस, एक्चुअली देयर वाज अ आर्टिकल ऑफ पार्थ चटर्जी ऑन द टॉपिक ऑफ, नहीं, दैट वाज अखिल बिलग्रामी, एक्चुअली नहीं, पार्थ चटर्जी का अलग था, सॉरी, हाँ, पार्थ चटर्जी का अलग था, वो अखिल बिलग्रामी थे, फाइन। सो कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े एमए के टाइम पे इन लोगों के, और वो बहुत ही खतरनाक थे, मतलब दे आर लिटरली इंटरनेशनल थिंकर्स, ओके। वो सिर्फ इंडियन थिंकर्स नहीं है, दे आर एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल थिंकर, ओके। ब्लैक होल ऑफ एम्पायर, ओके, एम्पायर एंड द नेशन, स्पेशली द पॉसिबल इंडिया, ओके, ये किताब ज्यादा फेमस है, फाइन। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, वो ये एग्जैक्टली इकरा, उस वक्त तो मेरे पास दिमाग भी बहुत कम था, ठीक है, बिकॉज मास्टर्स कर रहा था, इतना इतना नॉलेज नहीं था सब्जेक्ट का। सो मैं यही सोच रहा था कि किसी दिन भाई ये बंदा मिल जाए मुझे, मैं इससे पूछ लूं कि कहना क्या चाहते हो मालिक, बता ही दो आसान भाषा में। बट स्टिल जस्ट फॉर क्रिएटिंग व्हाट कैन वी कैन से फॉरेन लेगेसी, दे ट्राई टू राइट समथिंग इन वेरी लाइक एक्सटेंसिव इंग्लिश एंड समथिंग लाइक दैट, सो ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। बट यस, दे हैव वेल रिटन एंड वेल रेड थिंकर्स, ओके। पार्थ चटर्जी, सुदत्ता कविराज, ये सब जो है इंडिया की शान है, हम बोल सकते हैं थ्योरी लैंग्वेज में स्पेशली, ठीक है। सो अगर आप थ्योरी पर्सपेक्टिव की बात करें कि इंडिया से फेमस थिंकर्स में अगर हम बात करें, तो यही सब कुछ थिंकर है जिनको इंटरनेशनल एकेडमिक कमेटी में जाना जाता है, ठीक है। भिक्खू पारेख है, पार्थ चटर्जी हैं, आशीष नंदी हैं, सब जो थिंकर्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विचारकों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रीति का सवाल है क्या सर इनने भी यूजीनेट जेआरएफ किया हुआ, नहीं, उनको आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, ठीक है, वो बहुत पहले प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है, उस समय ये सब नहीं था, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज सुदीप्ता कविराज, एंड ही इज स्पेशलिस्ट इन द इंटरनेशनल हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड पोस्ट कोलोनियल स्टडी एज वेल एज सबाल्टर्न स्टडीज, ओके। तो जो आपकी सुदीप्ता कविराज है वो अ, उत्तर औपनिवेशिक और निम्न वर्गीय अध्ययन, मतलब सब ऑल्टर्न स्टडीज से बिलोंग करते हैं। जो निम्न वर्ग का है अध्ययन, जो नहीं हुआ है भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में, उस अध्ययन को किया है। और एक बेसिकली लाइक से भारतीय राजनीति से जुड़े हुए विचारक हैं, इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एज वेल एज उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ओके, एज वेल एज इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट बुक्स, ओके। ये 2 किताबें हैं सुदीप्ता कविराज की, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पीएचडी कीजिए, अच्छे से पीएचडी का थीसिस लिखिएगा। उसके बाद कुछ अच्छा आपका पीएचडी अच्छा तो प्रोफेसर वगैरह बनिए, अपने आप आपकी किताबें भी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रीति, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, नेट जेआरएफ निकालिए, प्रोफेसर बनिए, और फिर अध्ययन कीजिए।
प्रोफेसर बन के ये मत सोचिए कि सरकार के बन गए हैं दामाद और सैलरी खाए और सोए, ठीक है। तो प्रोफेसर बहुत लोग बनते हैं, हजारों लोग प्रोफेसर बनते हैं, बट उनमें से कुछ ही प्रोफेसर और कुछ ही जो है जिनको आप याद रखते हैं उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो वो है जो प्रोफेसर बनने के बाद भी मेहनत करते हैं लगातार और रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली आप लोग अगर अपनी यूनिवर्सिटी में देखेंगे और आपके मेजर प्रोफेसर क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उसके बाद प्रमोशन होते जाएगा, खत्म काम। वो जो आपकी पॉलिटिक्स या इंटरनल पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, ठीक है। मैं डीयू में बहुत सारे प्रोफेसर को जानता हूं जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे मैंने अपने टाइम में देखा, जैसे उज्जवल कुमार सर थे, ही वॉज वंडरफुल, एज वेल एज अशोक आचार्य, ठीक है। या फिर कभी कुछ है जैसे नीरा चंदो, कुछ ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने अपना नाम क्रिएट किया है इन द एकेडमिक फील्ड। बाकी सब तो ठीक है, कहने के लिए बस चला रहे हैं बस, ठीक है। हाँ जी, ईमानदारी से काम करें और कुछ अच्छा रिसर्च वर्क करें, ठीक है। तो रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको नाम होगा। तो ये सब भी इंडियन थिंकर है, आपकी यूनिवर्सिटी से, कोई जेएनयू से है, कोई डीयू से है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है। उपेंद्र बख्शी लीगल स्कॉलर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट योर टॉपिक, बट ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज ही इज स्पेशली फेमस फॉर द जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया, ओके। उपेंद्र बख्शी की किताब भी आती है, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके उपेंद्र बख्शी की किताब भी आती है। सो उपेंद्र बख्शी फेमस है। यस एग्जैक्टली। अच्छा, बीएचयू में भी यही है, चलिए, अच्छा ओके, चलिए वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञान जी, बनेंगे बनेंगे, आप लोगों के एग्जाम से तो फुर्सत मिले। चलिए, ओके, उपेंद्र बख्शी का नाम याद रखिएगा। दो चार किताबें, स्पेशली ही इज फेमस फॉर द, जब भी जुडिशरी पे कोई किताब आए, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जुडिशरी के रिगार्डिंग, इंडियन जुडिशरी पे, सो बेसिकली याद रखिएगा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, कुछ किताबें होंगी जहां पे उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म टुवर्ड्स द सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लॉ, सो लॉ पर्सपेक्टिव पे कुछ किताबें जो है उपेंद्र बख्शी ने लिखी हैं, जो आपको याद रखनी है। बाकी इसके बाद आते हैं आपके नीरज चंदो, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, अभी भी जिंदा है, मरे नहीं है, जिंदा है वो नीरज चंदोक जी। और स्पेशली अगर आप कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, या फिर आप हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है, अंग्रेजी अखबार जो आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में या फिर द हिंदू में, उनके आर्टिकल्स रेगुलरली बेसिस पे आते रहते हैं। नीरज चंदोक के आइडियाज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली किताबों के नाम, बाकी उनकी थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। कुछ किताबें हैं जैसे बियॉन्ड सेकुलरिज्म, ये स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, ये कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट वन विल बी नीरज चंदोक हो गया। उसके बाद आपके आते हैं अचिन विनायक। अचिन विनायक इज ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सोशल एक्टिविस्ट एंड स्पेशली ही इज फेमस फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ओके। इंडियन कम्युनिज्म पे स्टडी की है, भारतीय सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता पे अध्ययन किया है उन्होंने, और परमाणु निरस्त्रीकरण, ओके, इन दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, विदेश नीति। सो ही वाज आल्सो अ थिंकर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फाइन। चलिए, बाकी एक उनकी किताब है फेमसली, द राइज ऑफ हिंदू अथॉरिटेरिज्म, ओके, द राइज ऑफ हिंदू अथॉरिटेरिज्म, ये एक फेमस किताब है उनकी, जो याद कीजिएगा, रखिएगा। चलिए, ओके, फाइन फाइन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सुनील खिल्लानी। सुनील खिल्लानी में भी अगेन, सुनील खिल्लानी इज फेमस फॉर द गिविंग द आइडिया ऑफ हिंदू पाकिस्तान। उन्होंने बोला कि भारत को अगर आप सेकुलर स्टेट नहीं बना के रखेंगे तो जल्दी भी एक हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा। सुनील खिल्लानी स्पेशली फेमस फॉर द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। बस एक किताब याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिल्लानी की। एंड ही सेज कि इफ वी विल गो फॉर अ हिंदू राष्ट्र, ओके, अगर इफ वी विल ट्राई टू मेक इंडिया एज एन हिंदू राष्ट्र, अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप, तो भारत भी हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, मतलब पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा, ओके। सो सिंपली ही वाज बेसिकली सेइंग कि वी नीड टू मेंटेन दैट कि इंडिया रिमेन अ सेकुलर कंट्री। हमको ये ध्यान रखना है कि भारत एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, भारत का भी पाकिस्तान जैसा हाल होगा। जैसे कि पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर बन के बर्बाद हो गया, वैसे ही भारत भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुलेम खिल्लानी का कहना है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष रहने दीजिए, ठीक है, फाइन, एग्जैक्टली फाइन। द आइडिया ऑफ इंडिया फेमस किताब है, सो किताब का नाम याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंकर राजीव भार्गव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, ओके। सो इनके बारे में तो गारंटीड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिंसिपल डिस्टेंस का आइडिया उन्होंने दिया है, एंड ही वाज बेसिकली सेइंग टू मेंटेन द सेकुलरिज्म इन इंडिया द बेस्ट मॉडल विल बी प्रिंसिपल डिस्टेंस, ओके। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए आपको प्रिंसिपल डिस्टेंस की फिलॉसफी लगानी पड़ेगी, मतलब
देयर शुड बी अ डिवीजन बिटवीन रिलीजियस लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। धार्मिक नेता और राजनीतिक नेताओं के बीच में अंतर होना चाहिए, ठीक है। जो धर्म के नेता है वो राजनीति में ना उतरे, ठीक है। जो धार्मिक नेता है वो राजनीति में ना उतरे, और राजनीतिक नेता जो है वो धर्म के बीच में ना जाए, ठीक है। सो अगर ये अलग अलग रहेगा तो बेसिकली लोग जो है कभी भी धर्म की राजनीति नहीं होगी। इट मींस कि डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी विल नेवर कन्वर्ट इनटू अ कम्युनल वायलेंस, कम्युनल फाइट, ओके। बिकॉज अभी क्या होता है, भारत की राजनीति जब जब चुनाव आता है तो वह हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। बिकॉज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूंगा, बट आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन के टाइम पे किसी किसी धार्मिक नेताओं को चुनाव का टिकट दे देती है और वोट मांगती है फिर उनके नाम पे, और वो कहीं ना कहीं वोटर्स को कंफ्यूज करता है कि किसको वोट डालें। फिर वोटर्स के पास इकलौती चॉइस बचती है, वो अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं डालते, वो एक अच्छे लीडर को नहीं चुनते, वो अपने धर्म के लीडर को चुनते हैं। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है। सो डिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर, दैट इज द मेजर आइडिया, ओके। बिकॉज इस टॉपिक में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जब जब मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों ने गलती की है। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिंपल आइडिया क्या है, राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता के बीच में एक अंतर होना चाहिए।